औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आप लोगों के साथ मैंने सईचा पाकिस्तान 14 मई से 14 जून शेयर किया है, जिसमें मैंने 3 डेट्स आपको मेंशन की थी और मैंने बताया था कि इन डेट्स में मुझे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम नज़र आती, जिनमें बिलखसूस पहली डेट जो मैंने मेंशन की थी वो थी 18 मई से 21 मई के दरमियान। और उसमें आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक इंसिडेंट जो है वो पेश आया, हसास इंसिडेंट, जिसमें हमें एक जगह पर ड्रोन हमले की खबर मिली। खैर वो मेरे पास अभी मुसद्दिका सोर्स नहीं है, लेकिन ये खबर जो है इंटरनेट पर वायरल हुई। सेकंड में खैबर बलोचिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 20 मई को शहादतों की हमें खबर मिली और 21 मई भारतीय फेवर में जो जमात है उसने स्कूल के बच्चों की बस पर हमला किया और बहुत से बच्चों की शहादतों की खबर रिसीव हुई। तो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से ये चीज़ें शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि जंग फिक्स असेंडेंट में शुरू हुई है, ये एटॉमिक वार नहीं होगी, ये छोटी छोटी झड़पें होंगी और इंडिया की तरफ से अटैक लाजमी होगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, लेकिन ये झड़पें जो हैं रुकेंगी नहीं। और बिलखसूस 2025 का पूरा साल मुझे इसी तरह से और 26 की शुरुआत में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैंने अपने इल्म की बिना पर ये बातें शेयर की थी। खैर उस वक्त मुझे लोगों ने कहा भी कि सीज़ फायर हो गया है, अब आप देख लें क्या हुआ उस सीज़ फायर का। तो आज हम तफसील के साथ मज़ीद इसी पॉइंट को आगे लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब की लाइफ को शेयर करूंगी। नरेंद्र मोदी के चार्ट में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसने उसे एक आम चाय बेचने वाले लड़के से मुल्क के वज़ीर आला से वज़ीर आज़म तक के ओहदे तक पहुंचाया। तो हम उन कम्बिनेशन को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके चार्ट में कौन से कॉम्बिनेशन उनको मज़ीद मैक्सियस बनाते हैं और वो किस तरह की स्ट्रैटेजी नेक्स्ट में फॉलो करेंगे और पाकिस्तान में आगे मैं उनको किस तरह से देखती हूँ। ये तमाम चीज़ें बड़ी तफसील से शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे पसंद करते हैं वीडियोज़ को, इनको शेयर करते हैं, अपनी राय देते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। ये पेड टास्क होता है, आप इन पर राब्ता कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, अपने किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो देखिए नरेंद्र मोदी साहब की ज़िंदगी को, उनको एक आम लड़के से वो उस मुल्क के 2 बार वज़ीर आज़म बन गए और उनके दौरे हुकूमत में भारत चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रसाई काफ़ी हद तक वो हासिल कर चुका है, लेकिन अभी पूरी कामयाबी नहीं हुई। यानी कि उसने चांद तक का अपना सफ़र का आगाज़ कर लिया। क्या उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन थे जिसने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट किया। आप लोगों के साथ मैं नरेंद्र मोदी का चार्ट भी शेयर कर देती हूँ। कॉम्बिनेशन देखें, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को देखें तो वो स्कॉर्पियो असेंडेंट में पैदा हुए हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल असेंडेंट होता है, यानी कि इस पर्सन की ज़िंदगी के बारे में आप बहुत ही एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में हर वक्त मुतजस्सिस चीज़ें चलती रहती हैं और ये बिच्छू जैसी कैफियत रखता है। ये पर्सन पीठ से वार करते हैं। इन लोगों में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं या जिससे दुश्मनी सोच लेते हैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो ये नेचर जो है नरेंद्र मोदी में बहुत ही ज़्यादा
प्रोमिनेंट पाई जाती है वो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर चुकी हूँ कि नरेंद्र मोदी राहु की सोच रखते हैं। राहु धोखा, फ्रेब, अनप्रडिक्टेबल चीज़ें, वार करना, अंधेरा फैलाकर अपना काम कर जाना, तो ये उनकी नेचर में है। वो हमेशा इसी तरह से, इसी स्ट्रैटेजी से वर्क करते हैं। अगर आप उनका चार्ट देखें ना, तो असेंडेंट में मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है। मार्स वो ज़्यादा इंतहा पसंद नज़रियात देता है और ये एक जज्बाती और इंतहा पसंद हिंदू के तौर पर सामने आए। अगर आप इनकी इनिशियल लाइफ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक आम से इंसान, इनके वालिद दामू गुरदास जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, उनके पास उनके साथ इन्होंने परवरिश पाई। इब्तदाई ज़िंदगी में ये भी रेलवे स्टेशन के डिब्बों में चाय फ़रोख्त करते रहे। अच्छा, इस पे भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो कहते हैं कि इनकी ये अपनी फैलाई हुई बात है कि ये एक आम इंसान है ताकि ये आम लोगों में रसाई हासिल कर सकें, लेकिन जो इनिशियल अगर इनकी लाइफ देखा जाए तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यही मिलती हैं कि ये काम चाय फ़रोख्त करने वाले के बेटे थे, जो खुद भी ट्रेन के डिब्बों में चाय फ़रोख्त करते थे। और इब्तदाई तालीम इनकी बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि दिन भर ये चाय फ़रोख्त करते थे और शाम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एजुकेशन की तरफ चले जाते थे। और बहुत ही नॉर्मल सी इन्होंने एजुकेशन हासिल की और उस एजुकेशन में मज़ीद ये तरक्की करते गया। इन्होंने अपने चाय के कारोबार को तो जारी रखा और साथ साथ इवनिंग में पार्ट टाइम इन्होंने अपनी एजुकेशन को भी परवान चढ़ाया। इस तरह से इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन इस तमाम ड्यूरेशन के साथ ये भारत की आरएसएस पार्टी के मेंबर बन गए और उनके साथ ये एक सरगर्म रुकन के तौर पर काम करने लगे। फिर इनकी लाइफ में ट्विस्ट आया जब इंदिरा गांधी ने 1975 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की और आरएसएस पार्टी को बैन किया। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा कर रखने लगे, ये अंडरग्राउंड हो गए और अगर कहीं सामने आते तो बेस बदल कर आते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा सख्त कवानीन कर दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1990 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर गए, वहाँ पर राम मंदिर की बुनियाद रखने की मुहिम शुरू हुई और 1992 में बिलाखिर इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और उसमें मेन ऑर्गेनाइजर के तौर पर नरेंद्र मोदी थे। अब आप देखें इनका क्या है, सबसे पहले बात इनका राहु का दिमाग है, फिर नज़रियात में इंतहा पसंदी है और मार्स की पहली नज़र जुपिटर पर जा रही है जो कि मज़ाहिब को देखता है, यानी कि मजहबी रंग में ये खेलते हैं, मजहबी तनाव फैलाते हैं और उसमें ये अपना काम निकलवाते हैं। अब आप इनके दौर को देख लें, जब इनके सितारे चमके, सितारों ने इनको गुजरात का वजीर आला बनवा दिया, क्योंकि उनका वजीर आला जो थे बीमार थे, बीजेपी के साथ मिलकर काम करने लगे। और उस वक्त गुजरात में जब गुजरात के वजीर आला बीमार हुए तो उनको हटाकर उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को गुजरात का वजीर आला लगा दिया गया। यहाँ से इन्होंने अपने असल में दौरे हुकूमत का आगाज किया। जिस वक्त इनको वजीर आला लगाया गया उस वक्त बीजेपी की शोहरत बहुत अच्छी ना थी, तो यहाँ पर इन्होंने अपने राहु वाले दिमाग का इस्तेमाल किया। 2002 में पहली बार इन्होंने इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसाद को अपनाया, जहाँ भारत की एक रियासत गोधरा में हिंदुस्तान यात्रियों की ट्रेन को निशाना बनाया गया और हिंदू यात्रियों की ट्रेन को आग लगाकर एक वाकया बनाया गया जिसमें तकरीबन 2500 मुसलमानों को शहीद किया या इनको जिंदा जला दिया, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ उठाए। उस वक्त चूंकि इनकी हुकूमत थी ना, तो इन्होंने पुलिस को आगे आकर काम करने की इजाज़त दी और ना ही उस वक्त में इन्होंने आर्मी को बहुत बड़े लेवल पर काम करने दिया। यहाँ पर ये हिंदुओं के मकबूल लीडर बन गए
और इस एक वाक़े की बुनियाद पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया। उसके बाद आप देखें, इन्होंने मुल्क में मुसलमानों के साथ बहुत शिद्दत पसंदाना रवैया रखा। इवन के मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगाई गई, वो गाय को फ़रोख्त नहीं कर सकते थे, गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते थे, उनका गोश्त नहीं खा सकते थे, और छोटे छोटे वाक़यात में मुसलमानों को इन्होंने बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी का निशाना बनाया, उन पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से हिंदुओं में इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या है, इन्होंने अपने राहु के दिमाग का इस्तेमाल किया। फिर सबसे बड़ी बात, क्योंकि मार्स की पहली नज़र जुपिटर पर जा रही है, जो कि मजहबी फितने को हवा देता है, तो ये यहाँ पर मजहबी फितना फैला कर उस किस में अपने आप को चमकाते रहे। यहाँ पर इनके साथ एक और इंसिडेंट हुआ 2002 में। इनकी इस वाक़े को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, इनकी मकबूलियत कम हुई, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन चूंकि ये हिंदुओं के बहुत ज़्यादा मानने जाने वाले लीडर बन चुके थे, हिंदुओं में बहुत मकबूल थे, और वो इनको अपने भगवान से कम नहीं लेते थे, तो हिंदुओं ने उसको बहुत मुखालफत की, इनका इस्तीफ़ा कबूल ना किया, और इन्होंने वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन जीता, और इस इलेक्शन में दोबारा से ये उस मुल्क के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अब तमाम दशाएं इनकी फेवरेबल चल रही थी, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा जो है नेम फेम दिया, और एक आम बंदे से एक मकबूल तरीन लीडर बना दिया। 2014 में इन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीतने थे, तो उसमें क्या किया, बालाकोट में पाकिस्तान में बालाकोट में एक हमला करवाया, वही हिंदू मुस्लिम फसाद को दोबारा खड़ा किया, हिंदुओं में मकबूलियत हासिल की, दोबारा से अपना जो है रंग चढ़ाया, और मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। इसके बाद 2019 के इलेक्शन में दोबारा जब ये मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मियां नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाना पड़ा। और इस इवेंट के बाद एक बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ट्रैवल किया, पाकिस्तान आए, लाहौर आए, और मियां नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में शिरकत की। तो इस तरह तब से इनको मज़ीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बाद 2019 में इन्होंने दोबारा से जब तनकीदी जद में आए हैं, तो पुलवामा में अटैक करवाया, और साथ में वहाँ पर दोबारा हिंदू मुस्लिम फसाद को खड़ा किया। और अब इंसिडेंट होता है पहलगाम का 2025 में, जब पहलगाम में अटैक करवाया, तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया कि फिक्स असेंडेंट में है, ये रुकेंगे नहीं, बाज नहीं आएंगे। और लेकिन जब पाकिस्तान पे पहला हमला किया, तो वो मूवेबल असेंडेंट में था, जिसमें मैंने आपको बताया था उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। इस वक्त चाहे पाकिस्तान, जब मैंने आपके साथ शेयर किया है, मंथली हॉरोस्कोप शेयर किया है, तो मैंने आपको बताया कि इस मंथ दोबारा से इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का खदशा नज़र आता है। तो ये देखें, यके बाद दीगरे 3 दिन में 3 वाक़यात पाकिस्तान में करवाएगी, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं थे, छोटे लेवल पर थे। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी प्रेडिक्शन शेयर किया है कि अब बॉर्डर की बजाय हमें अंदरूनी खदशात हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात खड़े करेंगे, मुल्क के अंदर जो है फ़िज़ा डिस्टर्ब करेंगे, अवाम पूरी तरह मुझे डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है। तो वही सिचुएशन बन गई। अगर नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट को देखें, तो सैटर्न का ट्रांजिट इनके नेटल राहु के ऊपर हुआ है, तो ये अपनी सोच में शिद्दत पसंदी तो लेकर आएंगे। फिलहाल इनकी देखें तो दशा जो है, मार्स में मरकरी की दशा चल रही है, जो जून 2025 तक रहेगी। मार्स की महादशा चल रही है। अब मार्स की महादशा में ये अपने नजरियात से नहीं हटेंगे, ये लड़ाई झगड़े से बाज नहीं आएंगे, ये कोई ना कोई छोटी मोटी एफर्ट करते रहेंगे, ये चाहे जितनी मर्जी तनकीद हो जाए। इसके फौरन बाद इनके मार्स में केतु की दशा चलेगी, वो अक्टूबर 2025 तक रहेगी, और उस दशा में भी इनके ये वाक़यात जो हैं चलते रहेंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट को देखें, तो अब हम सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोगों के साथ दिसंबर 2024 में शेयर किया था कि पर्दे पर नया चेहरा आएगा।
عوام ان سے متنفر ہوگی۔ تو ایک واقعے کی وجہ سے بھارت کی بہت ساری عوام ان سے متنفر ہے، اور کچھ ہندوؤں میں بھی یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندو مسلم فسادات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی نریندر مودی کی حکومت کو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی دشائیں ساری فیوریبل چل رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ان تمام واقعات کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے عوام ان سے پوری طرح متنفر ہو جائے گی، اور جیسا کہ ہندوستان میں ہے وہاں پر جمہوری نظام چلتا ہے، اور یہاں پر یہ اگر عوام کو اپنے سے متنفر کریں گے تو آنے والے الیکشن میں یا آنے والے دنوں میں ان کو اپنی ساکھ بحال کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں میں تو ان کو سجیسٹ کروں گی کہ ان کو اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ٹرانزٹ ان کا فیوریبل نہیں ہے۔ اس ٹرانزٹ میں 2.5 سال یہ الٹے سیدھے کام کریں گے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت جلدی پاکستان کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی پریڈکشن شیئر کی تھی کہ جب ایٹامک اٹیک کیا تھا انڈیا نے، تو پاکستان نے 17 دن بعد اس کی جوابی کارروائی کی تھی۔ تو یہاں پر بھی مجھے بار بار لوگوں نے پوچھا کہ انڈیا نے اٹیک کر دیا، آپ تو کہتے تھے پاکستان جوابی کارروائی کرے گا، تو پاکستان نے ابھی جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا تھا پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ پاکستان کا تھرڈ ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے، پاکستان بہت پلاننگ کے ساتھ کارروائی کرے گا اور انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دے گا جو یاد رہے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں انڈیا کو بہت ہی زبردست طریقے سے پاکستان نے جواب دیا۔ ابھی بھی نریندر مودی کی اگر بات کی جائے تو نریندر مودی کا چارٹ بہت زیادہ ڈسٹرب چل رہا ہے۔ یہاں ان کے پلانٹ کو دیکھیں تو ان کا ٹرانزٹ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے، اور یہ ٹرانزٹ ان کو بہت زیادہ پریشانی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ کنٹرول کریں چیزوں کو، اپنی سوچ کو کنٹرول کریں، اور ممکنہ طور پر جتنی جلدی ہو سکے ہندو مسلم فساد کو ختم کر کے ایک اچھے طریقے سے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ادروائز ان کے لیے چیزیں ٹف ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے نریندر مودی کے چارٹ کو اور پاکستان کی سچویشن کو بتایا۔ بے شک پاکستان میں مزید کچھ مجھے پرابلمز نظر آتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔